शहर में रहने वाला राघव एक गांव की लड़की धन्नो से शादी करता है और उसे शहर में अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ शीला, बहन रीमा और ससुर पन्नालाल तीनों धन्नो को देखकर हैरान रह जाते हैं। नमस्ते अम्मा जी, बाबूजी और ननन जी। हमार नाम है धन धनाधन धन्नो। प्यार से हमारी माँ हमको धनिया भी बुलाती है। माँ, मैं गांव घूमने के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिप मेरे लिए इतनी स्पेशल बन जाएगी। धन्नो से मिलकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के सारे अरमान पूरे हो गए। अरे बेवकूफ, बेअक्ल गधेड़ा कहीं का। अक्ल तो तेरी बचपन से ही पिछवाड़े में है। तुझे ला ला कर इस गांव की गवार को ही मेरी बहू बनाकर लाना था क्या? रहने दो ना शीला, क्यों बच्चे को डांट रही हो? लड़की गांव की है तो क्या हुआ? अरे लेकिन तनिक हमें पूछ लेता तो कौन सा बवासीर हो जाता इसे। रहने दो माँ, अब ज्यादा फटे हुए लाउडस्पीकर की तरफ बजो मत। धन्नो भाभी, आओ ना अंदर। वेलकम। सभी घर वाले धन्नो का बड़े ही प्यार से स्वागत करते हैं। क्यों ना करते भला? राघव सबका चहीता जो था। शादी के बाद पहले ही दिन जब धन्नो अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही होती है, तभी वहां पर शीला आती है। तभी वहां फ्रिज में वो मंदिर की घंटा रखा हुआ देखती है। हे भगवान, अरे बहू तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? ये घंटा तूने फ्रिज में क्यों रखा है? लेकिन अम्मा जी, वो इस स्मार्टफोन के वीडियो में तो यही बता रहे थे कि सारी सामग्री मिलाने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रख दो। वही तो किए हैं हम। और का काउनो खून खराब थोड़ी किए हैं जो आप इतना बवाल मचा रही हो। हे भगवान, अरे बेवकूफ, 1 घंटा फ्रिज में ये आटा रखने की बात कर रही थी वो शेफ। तू भी ना, सच में। हाय हाय, हमका माफ कर दियो अम्मा जी, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। धन्नो ओवन में पराठा गरम करने के लिए रख देती है और वो उसका बटन ऑफ करना ही भूल जाती है, जिसके बाद वो ओवन ब्लास्ट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? जब से ये धन्नो आई है, मेरा सिर दर्द के कारण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। राघव भैया, के झोपड़ी से उठाकर लाए हो आप ऐसी पगलेट लड़की को? हाय हाय, माफ कर दो, हमारे से गलती हुई गई। हम आइंदा से बहुत ही ध्यान देंगे, पक्का पेराम जी। नहीं बहू, इससे पहले कि तू मेरा पूरा किचन जलाकर रख दे, तू निकल यहाँ से। आज के बाद तू इस किचन में कदम तक नहीं रखेगी, समझी तू? ठीक है अम्मा जी, जैसे ना आपको सही लागत हो। धन्नो को अब रसोई में जाने से मनाही की जाती है। एक दिन बहुत तेज तूफानी बारिश होने लगती है और राघव और उसके पिता पन्नालाल दोनों की ट्रेन अटक जाती है। रीमा, बस भगवान करे कि तेरे पापा और भैया जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, वो भी सही सलामत। आप चिंता मत करो माँ, ट्रेन थोड़ी देर में चलने लगेगी। रेलवे विभाग से जानकारी आई है। अम्मा जी, ननन जी, क्या हुआ? बहू, वो न्यूज़ में बता रहे थे कि भारी वर्षा के कारण ट्रेन अटक गई है और उसी ट्रेन में राघव और पन्नालाल जी भी है। अरे दद्दा, बस इतनी सी बात? अरे फिर वो वर्षा को ही ट्रेन से उतरवा दो ना, तो ट्रेन अपन आप फास्टम फास्ट चलने लगेगी। क्यों? सही कहा ना ननन जी? हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता बहू। फिर एक दिन जब शीला छत पर जाती है, तब अपने सारे सुखाए हुए कपड़ों को सफेद पेंट से भरा हुआ पाती है। ओ तेरी, ये क्या? ये सबके कपड़ों पर सफेद पेंट किसने लगाया? ये कपड़े तो धन्नो ने धोए थे। धन्नो,
इधर आ। का हुआ अम्मा जी? दिन दहाड़े कौनो भूत भूत देख लिया का, जो इतना तेज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? अरे मेरी दिमाग से पैदल बहू, तुझे मैंने सफेद रंग के बॉटल के आले से कपड़े धोने के लिए कहा था। तूने सफेद पेंट से सारे कपड़े धो दिए। अब ये पेंट इन कपड़ों से कभी नहीं निकलेगा। कर दिया ना सारे कपड़ों का सत्यानाश। हाय हाय, माफ कर दियो अम्मा जी। हमने अपन जीवन में सफेद पेंट कबू नहीं देखा। ओकरे कारण हमका लगा कि वो पेंट ही शहरी आला है। तू कल से कपड़े भी धोना बंद कर दे। तू एक काम कर, तू कुछ काम ही मत कर। गधी बैल बुद्धि कही की तुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि तू सच में दिमाग से पैदल है। ना जाने कहाँ से तुझे मेरे बेटे ने पसंद कर लिया। एक दिन धन्नो की सहेली रज्जो घर पर आती है। तभी, कैसी है धन्नो? मैं यहाँ शहर में अपने चचेरे भाई की शादी में आई थी। तब सोचा कि राघव जीजू से पता पूछकर चुपके से तेरे घर पर तुझे मिलने आ जाऊं। अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। कैसन है तू? अरे डफ्फर, तू इस तरह अपने गांव वालों की जैसी बातें क्यों कर रही है? ढंग से बात करना। अरे हाँ, वो मुझे अब यहाँ आदत हो गई है। आई मिस्ड यू डफ्फर। अच्छा हुआ जो तू मुझे यहाँ मिलने आ गई। अरे वाह बहू, तू अचानक से इतनी अच्छी और शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लग गई रे? 2 मिनट पहले तक तो तू गांव की भाषा बोल रही थी। अरे आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? हमारे पूरे गांव में धन्नो के जैसे शुद्ध हिंदी कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छा वो सब छोड़िए, जा धन्नो, जल्दी से मेरे लिए मेरे फेवरेट मालपुए बना कर ला। तेरे हाथ का खाना खाने के लिए मैं कब से तरस गई हूँ। क्या? मालपुआ? और ये बनाएगी? अरे इस लड़की को तो ढंग का खाना तक बनाना नहीं आता। इसे खाना तो क्या, दूसरा कोई भी काम नहीं आता, तो ये मालपुए क्या खाक बनाएगी? एक नंबर की पगलेट औरत है। नहीं आंटी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरी दोस्त धन्नो। अरे रज्जो चुप हो जा मेरी माँ, इतनी तारीफ बहुत हो गई। अरे तू चुप कर। आंटी जी, आपको पता है गांव में कुकिंग कंपटीशन जीती है ये धन्नो। पूरे गांव में सबसे पहले आई थी कॉलेज में। धन्नो बहुत ही होशियार है। क्या? और क्या क्या आता है भाभी को बनाने के लिए? अरे कुछ नहीं, ये मेरी बस यूं ही तारीफें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। अरे लेकिन तू इतना क्यों शर्मा रही है? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसे बनानी नहीं आती। ये सब कुछ बना सकती है। अच्छा बहू, तो ये बात है? नहीं माँ जी, मेरा मतलब अम्मा जी, तुम दोनों बातचीत जारी रखो, हम अभी आते हैं। चल रीमा बिटिया। रीमा और शीला रसोई में चले जाते हैं। और फिर क्या हुआ है यार धन्नो? ये तेरी सास तेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी? ये तुझसे जलती है क्या? चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। तू यहाँ मुझसे मिलने आई थी या मेरी जिंदगी में कलेश करवाने? मेरा सारा प्लान तूने बर्बाद करके रख दिया है। अब अगर तू थोड़ी देर और भी रुकी यहाँ, तो प्लान के साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। निकल जा यहाँ से, चल निकल। धन्नो रज्जो को भगा देती है और तब वहां पर शीला और रीमा आते हैं और धन्नो को दे दनादन पीटने लगते हैं। क्यों किया तूने दिमाग से पैदल होने का नाटक? बता जल्दी। माँ जी, पहले तो हम गरीब थे, इसीलिए कुकिंग कंपटीशन जीत गई, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की। लेकिन जब मुझे राघव मिला, तब मैंने पहले से ही सोच कर रखा था
कि मैं ससुराल जाकर कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस आराम करूँगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत मेहनत की है माँ जी, लेकिन अभी आपको पहले से डबल मेहनत करनी पड़ेगी भाभी। अब आप तो गई काम से। धन्नो के ससुराल वाले अब उससे और भी ज़्यादा काम करवाते हैं और वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में बुरी तरह गिर जाती है। ये है मल्लिका। इसने अपने पति के जाने के बाद अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। 50 की उम्र में भी वह जवान लड़कियों की तरह रहना पसंद करती थी। उसका बेटा ऋषभ दूसरे शहर में नौकरी करता है। ओहो माँ जी, कहाँ चली एकदम छम्मक छल्लो बनकर? कितनों का कत्ल करने का इरादा है आज? अरे ओ नास पिटी बहू, ज़्यादा अपनी जबान मत चला, वरना सबसे पहले तो मैं तेरा ही कत्ल कर दूंगी। समझ गई क्या? सच बोलने पर तो हमेशा मिर्ची ही लगती है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। भलाई भले इंसानों के साथ की जाती है, तो जैसी कलमुही चुड़ैल के साथ नहीं। और ये रोजाना मुझे मेरी माँ बनकर पूछना बंद कर कि कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, वरना अगली बार मैं तेरा थोबड़ा लाल पीला और नीला कर दूंगी। डायन कहीं की। बेवकूफ़ बुढ़िया। मल्लिका रोजाना छोटे कपड़े पहनकर मोहल्ले से निकलती है, जिस कारण मोहल्ले के सारे लड़के, जवान से लेकर बुढ़े, उसके आशिक होते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर 50 की उम्र में भी मल्लिका ने खुद को इतना हॉट और सेक्सी जो बनाकर रखा था। गली की बाकी औरतें उसे देखकर खूब जलती थी। तोबा तोबा तोबा, देखो तो इस बुढ़िया को। अरे साड़ी पहनने की जगह रोज ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर भूतनी की तरह भटकती रहती है। इसने पूरे मोहल्ले के मर्दों को पागल करके रख दिया है। बदनाम हो चुकी है ये बेशरम बच्चलन औरत। अरे ओए बुझी हुई मोमबत्तियों, अब तुम लोग गटर की नाली की तरह बदसूरत हो और मैं झील की पानी की तरह खूबसूरत हूँ, तो उसमें मेरा क्या कसूर? अपनी अपनी शक्ल ठीक करके आओ पहले, फिर मेरे नाम के खड़े फोड़ना। मल्लिका इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अपनी और जवान उम्र के लड़कों के साथ अफेयर करती थी और वो उनके साथ डेट पे चली जाती। हेलो मल्लिका जी, मानना पड़ेगा, आज तो आप एकदम सुतड़ी बॉम्ब लग रही हो। आप जैसा कोई नहीं, मैं तो आप पे फिदा ही हो गया। थैंक यू सो मच। वैसे आप भी कम हॉट नहीं लग रहे। आपको देखकर तो मेरे रोम रोम में करंट लग चुका है। आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। थैंक यू। वेल, ये फूल आपके लिए। आपको गुलाब बहुत पसंद है ना? जी हाँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। इसी तरह मल्लिका हर महीने किसी ना किसी के साथ प्यार का नाटक करती और कुछ ही दिनों में उसके साथ ब्रेकअप भी कर लेती और फिर से किसी और के साथ नया अफेयर शुरू करती। वो किसी के भी साथ सीरियस नहीं होती। वो बस अपने शौक और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बस हर लड़के के साथ टाइम पास ही करती रहती। एक रोज जब जानवी अपनी सास के कमरे से गुजर रही होती है, तभी वो उसे एक नए आदमी के साथ वीडियो कॉल पर गपशप करते हुए देख लेती है। हाँ जानू, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल लाल कलर का शॉर्ट सूट ही पहन कर आऊँगी, जिससे तुम्हारे शोले भड़क जाए। हे भगवान, ये माँ जी कितनी बेशर्म और बेहया है। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आती। इन्हें तो अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। फिर अगले दिन सुबह, तेरे बाप ने क्या मक्खन की फैक्ट्री नहीं दी थी तुझे दहेज में, जो तू रोजाना इतना मक्खन लगाती रहती है ब्रेड पर? थोड़ा कम ठूसा कर, दिन ब दिन भैंस की तरह फैले जा रही है। फैलने की बात तो आप मुझसे करिए ही मत माँ जी, क्योंकि आप भी ये अच्छी तरह जानती हैं कि कौन कितना फैल रहा है। अरे आपने तो सारी हदें ही पार कर दी है माँ जी। पूरे मोहल्ले में दूध वाले से लेकर ऑटो वाले तक
हर जगह आपका नाम बदनाम हो चुका है। छी, आपको शर्म नहीं आती? ओए कलंकिनी, ज्यादा बकवास मत कर वरना यही ठोक दूंगी तुझे। अरे जाइए जाइए, ये बोल बच्चन कहीं और जा कर दीजिए। अब तो मैं आपके इन सारी करतूतों के बारे में ऋषभ को फोन करके बताऊंगी। हाँ जा जा, बता बता। मेरा ऋषभ अपनी माँ का लाडला है, वो मुझे ही चुनेगा और तेरे बम पे लात मारेगा। फिर बाद में जानवी ऋषभ को फोन करके मल्लिका की बढ़ती बदनामी और सीक्रेट अफेयर्स के बारे में बताती है। जानवी मेरी जान, डोंट वरी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उन्हें वैसे भी सजने संवरने का और सबसे मिलजुल कर बात करने का बहुत शौक है। वो मैं समझती हूँ ऋषभ, लेकिन यहाँ तो पानी सर के ऊपर जा रहा है। माजी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो जानवी, तुम चिंता मत करो। अच्छा चलो, मेरा लंच टाइम ख़त्म होने आया है, मुझे जाना होगा। बाय मेरी जान, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कॉल करता हूँ। लेकिन ऋषभ फ़ोन कॉल कट कर देता है। जानवी अब अपनी सास और उसकी इज्जत के लिए बहुत परेशान हो जाती है। कुछ ही दिनों में मल्लिका की लाइफ में एक और आदमी आता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र और मल्लिका दोनों पहली डेट के बाद एक दूसरे को कई बार मिलते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन ऋषभ अचानक से मल्लिका और जानवी को सरप्राइज देने के लिए शहर आ जाता है। तब वो अपनी माँ को जितेंद्र के साथ देख लेता है। वो दोनों एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ जाकर जितेंद्र और मल्लिका खूब नाचते हैं और बहुत क्लोज आते हैं। ये क्या, ये तो मेरी माँ है और वो भी एक गैर आदमी के साथ। इसका मतलब जानवी सच बोल रही थी। वो ऐसे ही बेफिजुल में चिंतित नहीं थी माँ के लिए। जब मल्लिका घर आती है तभी गुस्सेल ऋषभ और जानवी उसके सामने खड़ी रहती है। अरे ऋषभ बेटा, तू कब आया? वो सब छोड़िए माँ, पहले आप ये बताइए कि आप क्लब में किसके साथ तम्मा तम्मा कर रही थी? कौन था वो नमूना लुक्खा आदमी? क्या ये तू क्या कह रहा है ऋषभ बेटा? ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि आपका भांडा अब फूट चुका है। मेरे पीठ पीछे आप पूरी गली में बदनाम हो चुकी है माँ। क्यों माँ, इस उम्र में ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? इस उम्र में इतने छोटे कपड़े पहनना, इतने अफेयर्स करना क्या अच्छा लगता है? तो क्या करूँ बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद से मैं बहुत टूट चुकी थी और फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। ये सब करके मैं अपने शौक, अपनी ख्वाहिशें और अपने अंदर के अरमान पूरे करती थी। सोचो, भगवान न करे कि कुछ ऐसा हो, पर अगर कभी तुम दोनों में से एक कोई मर जाता है तब तुम दोनों में से वो एक शख्स क्या जी पाएगा? नहीं ना। जीवन में सबको किसी हमसफ़र की चाहत होती ही है बेटा। तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है क्या माँ, जिसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ बिता सकती हो? हाँ बेटा, वो वही है जिसके साथ तुमने मुझे क्लब में देखा। जीतू, वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पापा जाने के बाद मैंने कई सारे लोगों को डेट किया है, लेकिन जीतू की बात ही कुछ और है। ठीक है माँ जी, अगर आपकी खुशियों की बात है तो हम आपको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों से जी सकती हैं। हाँ माँ, बस अफेयर्स मत कीजिए। अगर आपको किसी का साथ ही चाहिए तो किसी का हाथ थाम लीजिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू मेरे बच्चों। और अंत में ऋषभ और जानवी मल्लिका को उसके नए बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ स्वीकार कर लेते हैं और मल्लिका अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगती है।